अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12 के ज़ूलॉजी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एंड आज का ये वीडियो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा और इसके बाद वन बाय वन लेक्चर्स आते रहेंगे और वन बाय वन जो टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स हैं वो कवर होते रहेंगे। पहले भी अगर मटेरियल हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल था रिप्रोडक्शन के रिलेटेड, एक तो कम मटेरियल था, दूसरा वो सीक्वेंशियल मैनर में नहीं था। ये प्लेलिस्ट बड़े ही सीक्वेंशियल मैनर में होगा और इसके बाद जितने भी टॉपिक्स आएंगे, चैप्टर्स आएंगे, यूनिट्स आएंगे, उनको सीक्वेंशियल मैनर में कंप्लीट किया जाएगा सो दैट आपके लिए मटेरियल अवेलेबल हमारी चैनल पे बराबर रहे। ठीक है, तो आज जो हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन डिस्कस करने वाले हैं, आज इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस किया जाएगा। इसका मतलब ये है, सबसे पहले बिहेवियरली ह्यूमंस कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। और आप ये जानते हैं ह्यूमंस रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्चुअली, दे आर सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, पहली बात। सो इसमें आज हम पहले देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले ह्यूमन शो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ह्यूमंस और ह्यूमन बीइंग्स शो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सेस आर सेपरेट, जैसा आप जानते हैं सेक्सेस आर सेपरेट, मेल सेपरेट है, फीमेल सेपरेट है, लेकिन सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म हमेशा हर ऑर्गेनिज्म में पाया नहीं जाता। बट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में ऐसा होता है कि आप मेल और फीमेल को मॉर्फोलॉजिकली अलग अलग ऑर्गेनिज्म मानते हो, यानी मॉर्फोलॉजी मेल की अलग होती है, फीमेल की अलग होती है। ह्यूमंस उन्हीं ऑर्गेनिज्म में आते हैं जिसमें मेल और फीमेल को आप मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये है। सेकंड वन, humans are not the seasonal breeders। यहां सीजनल ब्रीडर्स नहीं होते। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनका साल में एक पर्टिकुलर पीरियड होता है जिस दौरान वो ब्रीडिंग करते हैं, उसके बाद ब्रीडिंग सीजन के ऑफ होने के बाद वो ब्रीडिंग नहीं करते। उनको, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो साल के एक पर्टिकुलर टाइम में ही ब्रीडिंग करते हैं, उनको सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। पर ह्यूमन सीजनल ब्रीडर्स नहीं है, उनमें सीजन्स का कोई असर नहीं रहता ब्रीडिंग में, तो दे आर नॉट सीजनल ब्रीडर्स। नंबर 3, ह्यूमन females do not have estrus cycle। इसका मतलब बहुत सारे फीमेल एनिमल्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स के फीमेल्स ऐसे होते हैं जिनके पास एस्ट्रस साइकिल होता है। एस्ट्रस साइकिल एक साइक्लिक बिहेवियरल चेंज होता है फीमेल में। जब फॉर एग्जांपल एस्ट्रस फेज होता है उनका, दे आर मोर रेस्पॉन्सिव टू मेल, इट इज क्लोज टू ओव्यूलेशन। और उसके बाद नेक्स्ट फेज आता है व्हेन दे आर नॉट रेस्पॉन्सिव टू मेल्स, इट इज जब ओव्यूलेशन का या तो बहुत ज्यादा टाइम गुजर चुका है या फिर ओव्यूलेशन होने में भी बहुत टाइम है। सो इसका मतलब इट्स अ टाइप ऑफ साइक्लिक चेंज दैट अकर्स इन द फीमेल्स। ह्यूमन में एक अलग साइकिल होता है, दैट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। वो अलग एक साइकिल, एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है। एस्ट्रस साइकिल ह्यूमन फीमेल्स में नहीं पाया जाता। नंबर नेक्स्ट, अगर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होने का देखा जाए कि रिप्रोडक्टिवली एक्टिव कब तक होते हैं ह्यूमंस, चाहे मेल्स की बात करें, फीमेल्स की बात करें, तो मैं आपको बताता चलूं, ह्यूमन फीमेल को अगर देखा जाए तो पहली बार वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होती है ऑन हर प्यूबर्टी, तो उसको हम मेनार्च कहते हैं, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनोपॉज तक वो कंटिन्यूअसली रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होती है, इसमें कोई भी पॉज नहीं आता, तो दे आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव फ्रॉम मेनार्च टू मेनोपॉज। मगर अगर मेल्स की बात करें, उनका कोई मेनोपॉज नहीं होता, मेल का कोई मेनोपॉज नहीं होता जनरली, तो इसका मतलब यह है कि दे आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट द लाइफ। ओके, सो ह्यूमन फीमेल्स और रिप्रोडक्टिवली एक्टिव, इसका मतलब क्या होता है रिप्रोडक्टिवली एक्टिव? शाबाश, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होने का मतलब होता है दे कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन गिव बर्थ टू द यंग वंस। ह्यूमन फीमेल आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव फ्रॉम मेनार्च को इसके बाद भी हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको बताता चलूं, मेनार्च इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल
टू मीनोपाज, मीनोपाज तक ये एक्टिव होती हैं, दे कैन रिप्रोड्यूस। और मीनोपाज क्या होता है? लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी फाइनल एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये होता है 45-50 एज के आसपास। ये हम पढ़ने वाले हैं, मेराज भी पढ़ने वाले हैं और मीनोपाज भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन तब तक आप सिर्फ ये याद रखें। एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक अगर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का देखें तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा जाए, उसके जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, गोनाड्स यानी टेस्टिस, दे आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, दे आर प्रेजेंट इन द स्क्रोटम, a skinny pouch which is not in the abdomen, it is outside the abdomen. इसका मतलब ये है human males have extra abdominal testes. एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस का मतलब क्या होता है? शाबाश। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस का मतलब होता है टेस्टिस आर नॉट इन द एब्डोमेन, दे आर अवे फ्रॉम द एब्डोमेन इन ए स्किनी पाउच विच इज पर्टिकुलरली हैंगिंग फ्रॉम एब्डोमेन, जो एब्डोमेन से दूर है। एब्डोमेन के या एब्डोमेन का एक एक्सटेंशन होता है वो, जिसके अपने डॉटस मसल्स होते हैं, एक जिसको बोलेंगे एपिथेलियम होता है, बाकी चीजें होती हैं, तो दैट्स अ पाउच विच इज हैंगिंग फ्रॉम द एब्डोमेन। तो उसी के अंदर स्क्रोटम उसको कहते हैं, तो उसी के अंदर क्या है? टेस्टिस है। तो टेस्टिस आर नॉट इन द एब्डोमेन। उसका रीजन बाद में बताया जाएगा, जब मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पढ़ाऊंगा तो वो डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ओके, नंबर नेक्स्ट, ह्यूमंस आर विविपेरस। ह्यूमंस आर विविपेरस, इसका मतलब क्या होता है? विविपेरस, विविपेरस का मतलब होता है दे गिव बर्थ टू द यंग वंस डायरेक्टली, दे डोंट ले एग्स। फीमेल्स एग ले नहीं करते, फीमेल्स डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं, राइट? फुल्ली डेवलप्ड फीटस और फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो या फुल्ली डेवलप्ड बेबी कम्स आउट ऑफ द पर्टिकुलर बॉडी ऑफ द फीमेल, सो दैट इज द बर्थ, पार्चुरेशन। ओके, नंबर नेक्स्ट, after the birth of baby, young ones are lactated, breastfeeding. Young ones are lactated, उनको दूध पिलाया जाता है। ये हर एक मैमल में पाया जाता है, नॉट ओनली इन द ह्यूमंस। हर एक मैमल अपने बच्चे को दूध पिलाता है और मैमल जनरली विविपेरस ही होते हैं। नंबर नेक्स्ट, ह्यूमन मेल का अगर देखा जाए तो ह्यूमन मेल में यूरिनोजेनाइटल डक्ट एक ही होता है, यानी यूरिनरी सिस्टम का और जेनाइटल डक्ट का, यानी यूरिनरी सिस्टम का और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ही डक्ट, कॉमन डक्ट होता है यूरेथ्रा, दैट्स यूरिनोजेनाइटल डक्ट। बट फीमेल में यूरेथ्रा इज सेपरेट and vagina, the reproductive opening is separate. Human males have common urinogenital duct, while as females have separate urinary and genital ducts. सो ह्यूमन मेल्स के पास एक यूरिनोजेनिटल डक्ट होता है जो कॉमन है, ओके, यूरिनरी सिस्टम का भी और जेनिटल डक्ट का भी। लेकिन फीमेल्स में यूरिनरी सिस्टम अलग होता है, यूरिनरी सिस्टम का डक्ट अलग होता है, यूरेथ्रा एंड वेजाइना अलग होता है, रिप्रोडक्टिव ओपनिंग। क्लियर? यहां तक अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़े। आगे हम देखने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम पढ़ने वाले हैं गैमीटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीटोजेनेसिस क्या है? इट इज व्हेन द गैमीट्स आर फॉर्म्ड, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट बोले तो sperms and eggs, so it's the formation of sperms and eggs. Similarly, it is named variously, differently. In case of males, it is the formation of sperms, then it's called as spermatogenesis.
इसको तब क्या बोलते हैं शाबाश, स्पर्मेटोजेनेसिस। और अगर ये फीमेल्स में देखा जाए तो उसमें क्या बनता है, ओवम बनता है, सो दैट्स कॉल्ड एज oogenesis, दैट्स कॉल्ड एज शाबाश oogenesis। ओके, so this is the first step which is seen in, which can be seen in the human reproduction, and the second is because fertilization is internal, याद रखें, another characteristic of the reproduction in human beings is fertilization is internal, development of the embryo is within the body of the female, right? Okay, so इसका मतलब first the male gametes are to be deposited into the female genital tract। चलो gametes तो बन गए, sperms बन गए, eggs बन गए, now the sperms are to be deposited into the female's genital tract, that's called as insemination, that's called as insemination, that's called as insemination। what is the insemination shabash? Deposition of sperms in the female's genital tract, female's genital tract। why so? Because fertilization is internal। okay, number 3, now what will happen if the insemination occurs? Egg is already there, ovum is already there, now it is not ovum, it is secondary oocyte, we'll talk about that later on, but फिलहाल मैं बताऊंगा for the sake of understanding, ovum is already in the female's genital tract and now the insemination has occurred, that is the sperms have entered the female genital tract, what will be the result? Fertilization। number 3 is fertilization, shabash, fertilization is the fusion of male and female gametes, and what is the next? हाँ, फर्टिलाइजेशन के बाद होता है क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा क्या? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज दिस। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन में स्पर्म और एग आपस में मिलेगा एंड यहां से बन जाएगा जाइगोट। तो यहां पर जाइगोट बनने के बाद पहली चीज क्या होगी जाइगोट में? डिवीजन। सो दैट्स कॉल्ड एज क्लीवेज, दैट्स कॉल्ड एज क्लीवेज। अब यहां एक ही डिवीजन तो नहीं हो जाएगा, क्लीवेज हो गया, सिंगल डिवीजन तो नहीं होगा, इट इज रिपीटेड डिविजन्स। क्लीवेज क्या है? क्लीवेज इज रिपीटेड डिविजन्स ऑफ रिपीटेड डिविजन्स ऑफ व्हाट नेचर? माइटोटिक नेचर। इसका मतलब माइटोसिस होगा सिंपली। ओके, इट इज माइटोटिक इन द जाइगोट। कहां पे होगा डिवीजन? जाइगोट में होगा। जाइगोट में होगा रिपीटेड डिवीजन। सो 2 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज। तो यहां पर बन जाएंगी दो चीजें। पहले क्या बन जाएगा? पहले बन जाएगा मोरुला। डोंट वरी, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इन डिटेल। मोरुला बन जाएगा। उसके बाद एक और स्टेज आ जाएगा जहां पर बन जाएगा ब्लास्टूला। क्या बन जाएगा? ब्लास्टूला या ब्लास्टोसिस्ट। या तो ब्लास्टूला बोलोगे या ब्लास्टोसिस्ट बोलोगे। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर डिविजन्स होंगे जाइगोट में, और डिविजन्स के बाद क्या बन जाएगा? मोरुला स्टेज, एंड देन जब फर्दर और डेवलपमेंट होगा तो ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा। ओके, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेज? नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा? नाउ ये वॉल ऑफ द यूट्रस के साथ स्टिक हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में क्या होगा? एम्ब्रियो इज स्टक टू द यूट्राइन वॉल। इसका मतलब अब ये यूट्रस के साथ स्टिक हो जाएगा और वहां पर डेवलपमेंट हो जाएगा प्लेसेंटा। ओके, जो प्लेसेंटा उसको नरिश करेगा फॉर 9 months। सो देयर इज द डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। Placenta. Next stage will be development of embryo further. Late development. ये तो अर्ली डेवलपमेंट था। क्लीवेज वाज द अर्ली डेवलपमेंट। फटाफट से जो हो जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद, दैट्स अर्ली डेवलपमेंट। उसके बाद जो ब्लास्टोसिस्ट के बाद जो हो जाएगा, ओके, गैस्ट्रुलेशन इज देयर, ऑर्गेनोजेनेसिस इज देयर, दे आर कॉल्ड एज लेट डेवलपमेंट। ओके, लेट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ऑफ एम्ब्रियो। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसलिए मे बी आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही होगी, उसके लिए हमारे नेक्स्ट वीडियोस देखते रहें। ओके, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, लेट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इसमें क्या होगा? इसमें होगा गैस्ट्रुलेशन, शाबाश। इसमें होगा ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गन्स इन एम्ब्रियो। उसके बाद ये फीटस बन जाएगा। व्हाट विल बी नेक्स्ट? नाउ देयर विल बी द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस, फर्दर ग्रोथ and development of fetus, what will be the next thing? It will be the parturition, birth of baby. Parturition, birth of baby. Now we are going to discuss all these things one by one.
गैमेटोजेनेसिस से लेकर के पार्चुरेशन तक। बट नॉट ओनली दिस, वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस सम मोर थिंग्स। जैसे हम स्टार्ट करने वाले हैं बाय डिस्कसिंग द मेल एंड फीमेल reproductive systems. We are also going to talk about female reproductive cycle, that's the menstrual cycle. इसका मतलब ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं one by one. Then also we will be knowing what actually the human reproduction means, right? But before that हमें पता होना चाहिए कुछ और चीजों के बारे में भी। जैसे आपने सुना होगा एक वर्ड जिसको मैं आज फिर से आपको थोड़ा सा 5 मिनट में वो समझाऊंगा, सो दैट ह्यूमन रिप्रोडक्शन को शुरू करने से पहले वी आर डन विद ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हमें आगे जरूरत पड़ेंगे। ओके, हैव यू हर्ड द प्यूबर्टी? आपने प्यूबर्टी तो सुना होगा। व्हाट्स प्यूबर्टी? व्हाट्स प्यूबर्टी? शाबाश, 8th से पढ़ते आए हो। प्यूबर्टी का मतलब होता है, सबसे पहले, इट इज द फिजिकल transition from childhood का मतलब नॉन रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ, टू adulthood का मतलब इट इज द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ। इसमें कई सारी चेंजेस आएंगी, और अगर एवरेज में देखा जाए इट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 to 14th ईयर। ओके, 10 to 14 ईयर्स माना जाता है एवरेज में इन केस ऑफ गर्ल्स, और इसको 13 to 16 ईयर्स माना जाता है इन केस ऑफ बॉयज। ओके, these are all the physical changes. Whether you see the particular Adam's apple का निकलना in case of male, mustache and beards का बनना, facial hairs, groins में hairs का develop हो जाना, and pubic hairs का develop हो जाना, and there are I can say broadening of shoulders is there. Okay, जितनी भी changes male में आती हैं, these are the adolescent, these are the particular puberty change or the change during the puberty. These all changes collectively are called as puberty. और ये reproductive phase होता है। इसका मतलब reproductive organs भी develop हो जाते हैं, 6 to 8 fold जो है develop हो जाते हैं external genitalia in case of boys and girls. तो boys में particularly 6 to 8 fold develop होता है external genitalia, और फीमेल्स में भी ऐसा देखा जाता है। फीमेल्स में श्रिलिंग ऑफ द वॉइस एंड ब्रॉडनिंग ऑफ द पेल्विक गर्डल एंड बाकी सारी चेंजेस आ जाती हैं। प्यूबिक सिम्फाइसिस का डेवलप हो जाना, या जिसको बोलेंगे मॉन्स प्यूबिस का फैटी इस टिश्यूज की वजह से बल्ज हो जाना, और कई पर्टिकुलर जगहों पे फैट डिपोजिशन हो जाना। तो ये सारी चेंज जो फिजिकल चेंज हैं, दे आर प्यूबर्टी। नाउ व्हाट इज एडोलसेंस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्यूबर्टी एंड एडोलसेंस? What's adolescence? Adolescence is actually the psychological concept. These are the psychological change. It is psychological transition. वो कौन सा ट्रांजिशन था? वो था प्यूबर्टी, था फिजिकल ट्रांजिशन, और इसी दौरान साइकोलॉजिकल चेंज होने को एडोलसेंस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अटेंशन गेनिंग बच्चे में होता है, जब वो एडोलसेंट हो जाए, प्यूबर्टी में आ जाता है, तो प्यूबर्टी में वो अटेंशन सीकर बनता है, वो अटेंशन सीक करता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, और एग्रेशन भी कुछ लोगों में देखा जाता है। तो ये चीज जो है दैट्स एडोलसेंस। प्यूबर्टी एंड एडोलसेंस है तो सेम पीरियड में आते हैं, लेकिन प्यूबर्टी फिजिकल चेंज का नाम है और एडोलसेंस साइकोलॉजिकल चेंज का नाम है। और भी कई सारी चीजें हैं जो आप इनमें जानेंगे इन टॉपिक्स में आगे, लेकिन आज का वीडियो यहीं पे रोक लेते हैं, और ये इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारा हो गया। एंड नेक्स्ट टॉपिक विल बी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन ऑल दीज टॉपिक्स विल बी डिस्कस, जो हमने डिस्कस जिनका हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।